देखो बेटा, अपन सारी चीजों पर चर्चा करते हैं, फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी तक आप देखेंगे तो 2012 और 2017 में हुआ है एडीओ का पेपर। 2012-2017 में वेल डिफाइंड सिलेबस था, 150 क्वेश्चन पूछे जाते थे, है ना। 5 यूनिट थे उसके अलग अलग, और हर सेक्शन से आपका 30 क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो 150 क्वेश्चन पूछा जाता था। जैसे सबसे पहला आपका जीएस हो गया, छत्तीसगढ़ का जीएस था और थोड़ा सा संविधान उसमें जोड़ा हुआ था एक, और करंट अफेयर्स। दूसरा सेक्शन आपका आजीविका था, लाइवलीहुड, तो आजीविका का सेक्शन था। उसके बाद से आपका पंचायती राज, फिर ग्रामीण विकास, है ना, और लास्ट में हिंदी। ये सब जोड़े गए थे उसमें, और हर सेक्शन से 30-30 क्वेश्चन आते थे, तो टोटल 150 होता था। संभावना है, और सही तरीके से अगर मैं उसको एनालाइज कर पा रहा हूं, तो 99% माने कि सिलेबस जो है, संख्या जो है, मतलब सिलेबस में थोड़ा बदलाव संभावित है। अब बदलाव इसमें क्या हो सकता है, जैसे पहले 5 यूनिट हुआ करते थे, तो वो हो सकता है कंप्रेस होकर के वो 4 यूनिट में बदल जाएगा। 4 सेक्शन में एक सेक्शन हो जाएगा आपका इंडियन जीएस या सामान्य अध्ययन का, जिसमें भारत का जो सामान्य अध्ययन होगा, इंडियन जीएस लाइक पॉलिटी, और नो डाउट पॉलिटी का सेक्शन उसमें ज्यादा होगा, क्योंकि पहले भी पॉलिटी ज्यादा था, तो पॉलिटी का सेक्शन ज्यादा होगा। उसके बाद करंट अफेयर्स होगा जीएस में, जो हो सकता है, और उसके बाद रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, कुछ कुछ सेक्शन उसके होंगे। दूसरा सेक्शन हो सकता है छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन का, 2 सेक्शन हो गए। तीसरा सेक्शन हो जाएगा आजीविका, ग्रामीण विकास और पंचायती राज की योजनाएं, जो अभी अलग अलग हम 3 यूनिट पढ़ते हैं, हो सकता है कि उसको 1 यूनिट में कर दे। और लास्ट सेक्शन जो है वो आपका हिंदी का हो जाएगा। तो ये 4 सेक्शन हो सकते हैं। पहली बात, वेटेज अभी भी जो ग्रामीण विकास, पंचायती राज और आजीविका, इसी का ज्यादा रहेगा, क्योंकि बतौर सहायक विकास विस्तार अधिकारी, एडीओ के तौर पर आपका प्रमुख कार्य ही ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं, आजीविका से संबंधित योजनाओं को क्रियान्वित करना ही आपकी जिम्मेदारी है। जो प्राइम ड्यूटी है वो यही है। और क्योंकि ये ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के अंतर्गत आता है, इसलिए पंचायत के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। तो नो डाउट पंचायती राज, ग्रामीण विकास और आजीविका अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, और इन्हीं का शेयर ज्यादा होगा। हो सकता है कि 50 या 60 मार्क्स का पंचायती राज, ग्रामीण विकास, आजीविका रहे, और लगभग 40 या 50 मार्क्स में आपका इंडियन जीएस और लैंग्वेज को समअप कर सकता है। तो बहुत संभावना है कि 100 क्वेश्चन का पेपर हो जाएगा, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी आ जाए। जितने भी एग्जाम्स व्यापम कंडक्ट कर रही है, ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स जो होते हैं वो 100 क्वेश्चन के होते हैं। इसमें 150 के क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, तो सिमेट्रिसिटी लाने के लिए इसमें क्वेश्चंस की संख्या 100 की जा सकती है। संभावना है कि 100 हो जाएगा। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इसमें जो यूनिट है, जो सेक्शंस है, जो पहले 5 हुआ करते थे वो 4 हो जाएंगे, है ना। एक आपका इंडियन जीएस हो गया, एक छत्तीसगढ़ जीएस हो गया, एक पंचायती राज, आजीविका और ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाएं, और एक आपका हिंदी लैंग्वेज। ठीक, और मोर और लेस लगभग 50 से 60% आपका पंचायती राज, आजीविका और ग्रामीण विकास का ही होने की संभावना है। तो ये आपका सिलेबस रहेगा, है ना, और क्वेश्चन ये पैटर्न होगा। अब इसमें जैसे एक चलता है, जैसे पीजीडीआरडी वाले जो है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट, तो जो 2012 और 2017 में हुआ था, उसमें पीजीडीआरडी वालों को 15 नंबर जो है उनको अतिरिक्त दिया गया था। और इसको लेकर के बहुत ज्यादा परेशान होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग पीजीडीआरडी नहीं किए हुए होते। लास्ट टाइम जो सिलेक्शन हुआ, अराउंड 12 to 13 लोग ही थे जिनका पीजीडीआरडी के बेस पर सिलेक्शन हुआ था।
है ना, जबकि 213 के आसपास पद थे 2017 वाले। तो आप समझ लें ऑलमोस्ट 90% जो है पोस्ट है, इनफैक्ट 92% पोस्ट जो है वो जनरल ही कंपटीशन है। तो आपको उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वेदर यू आर हैविंग पीजीडीआरडी और नॉट। आपको फोकस करके अच्छे से तैयारी करना, सही दिशा में तैयारी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझे? तो पीजीडीआरडी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर हैविंग दैट, इट्स वेल एंड गुड। हालांकि अभी तक नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं किया गया है, जैसे पिछले बार था पीजीडीआरडी वालों को 15 अंक दिया जाएगा, तो इस बार अभी वो चीजें क्लियर या क्लैरिफाई व्यापम की ओर से नहीं, ठीक? तो उसके पीछे भागने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है? उसके पीछे आपको भागने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये जो मैंने बताया आपको संभावित सिलेबस हो सकता है एडीओ का, एग्जामिनेशन पैटर्न हो सकता है, और पीजीडीआरडी को जो लेकर के आपके मन में एक शंका रहती है वो है। अब ये पद जो है वो काफी अच्छा पद है, मतलब पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत ये पद आता है। जैसे एडीओ में आपका सिलेक्शन होता है तो एडीओ के बाद अगला प्रमोशन डीओ होता है ना, डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर, और उसके बाद आप सीओ हो सकते हैं, जो जनपद सीओ का पद होता है, जो क्लास 2 पद होता है, जो पीएससी से आते हैं, उस पद पर आप जा सकते हैं। सीनियर एडीओ हो जाने के बाद में आप अगर डीओ का पद खाली है या सीओ का पद भी खाली है तो सीधा प्रभार भी दे दिया जाता है। तो पद काफी अच्छा है, और अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे तो बिल्कुल निकलने की संभावना है। अब दो बातें और बेटा, जैसे कुछ के मन में आ रहा होगा कि बहुत सारे जो छात्र हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, वो कई समय से तैयारी कर रहे हैं, एक दो बार पढ़ भी चुके हैं, जैसे अभी मैंने ही बात किया। लेकिन आप एक चीज समझना बेटा, जहां पर डेटा एंड फैक्ट्स की बात आ जाती है, आंकड़ों की जहां पर बात आ जाती है, तो वहां पर कोई पुरानी तैयारी और नई तैयारी मायने नहीं रखती, है ना? आपको नए सिरे से पूरे डेटा याद करने हैं। तो जो ग्रामीण विकास और जो आजीविका है उसके नए आंकड़े ही आपको याद करने हैं, और अगर आप सही तरीके से तैयारी करेंगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी ये निकल सकता है ना? पॉजिटिव अप्रोच के साथ तैयारी करेंगे तो इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाला जा सकता है। मेरी बात समझ में आई? तो ये कुछ जानकारी थी इस पद से जुड़ी हुई, तैयारी से जुड़ी हुई। जैसा कि यहां पर आपको हमारे संस्थान में पटेल ट्यूटोरियल्स में हम लोग आपको मतलब पंचायती राज, ग्रामीण विकास और आजीविका, ये तीन तो आपको पढ़ाएंगे, साथ में आपको हिंदी की क्लास जो है वो भी अवेलेबल करवाई जाएगी, ठीक? इसके बाद बच जाता है आपका जो सामान्य अध्ययन का प्रश्न है, जो सामान्य अध्ययन आपको पढ़ना है। तो जितने भी लोग सामान्य अध्ययन मतलब जो पहले तैयारी किए हुए होंगे, आप दो चीजों पर फोकस करना अभी से चालू कर देंगे। एक संविधान पर, कॉन्स्टिट्यूशन पर। संविधान में एक तो 3 शब्द प्रयोग आता है, एक पूरा भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दूसरा आता है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, भारत की राजनीति, और तीसरा आता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, भारत की प्रशासनिक व्यवस्था। ये 3 शब्द आएगा जब आप संविधान पढ़ेंगे। तो जब हम बात करते हैं भारत के संविधान की, ठीक, तो भारत का संविधान मतलब पूरा संविधान आ गया। संविधान नियमों कानूनों का संग्रह होता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशन बाय विच अ नेशन शैल बी गवर्न। संविधान नियमों कानूनों का संग्रह होता है जिससे एक देश को संचालित किया जाता है। तो जब भारत का संविधान कहता है, इसका मतलब संविधान में बताए गए महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपको याद होने चाहिए। आर्टिकल पर फोकस करना है, मेरी बात समझ गए? आर्टिकल पर फोकस करना है। जैसे राज्यों का गठन किस अनुच्छेद से होता है, तो अनुच्छेद 3, इंपॉर्टेंट आर्टिकल। नागरिकता किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान की जाती है, संसद किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकता के लिए कानून बनाती है, 11, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ठीक है? जैसे मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार में आपका जो इंपॉर्टेंट मौलिक अधिकार है आपका 14 से लेकर 32 तक, हर आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। नीति निर्देशक तत्व के हर आर्टिकल आपको याद होना चाहिए।
ठीक है। जब आप भाग 5 और भाग 6 में आते हैं, ठीक है, तो राष्ट्रपति का आर्टिकल, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस आर्टिकल के तहत होता है, राष्ट्रपति का महाभियोग, मतलब जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो भारत के संविधान खंड के अंतर्गत याद होना चाहिए। समझिए, तो कहीं भी लिखा हुआ मिलता है भारत का संविधान मतलब होल कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जा रही है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन दैट रूल्स इज नोन एज आर्टिकल। संविधान नियमों कानूनों का संग्रह है और उन्हीं नियमों कानूनों को क्या बोलते हैं, अनुच्छेद बोलते हैं। तो भारत के संविधान में अनुच्छेद पूरा आपको याद होना चाहिए। एक दूसरी बात, जब भारत की राजनीति कहता है तो राजनीति में क्या क्या चीजें आएंगी, राजनीति से जो जो चीजें आ रही हैं, एक भारत की संसदीय शासन व्यवस्था, संसद नहीं बोल रहा हूं, संसदीय शासन व्यवस्था, पार्लियामेंट्री रूल, ठीक। दूसरा, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, प्रक्रिया क्या है, हेड ऑफ द स्टेट होता है, प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद, राजनीति। इसके बाद राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना, क्षेत्रीय पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, ठीक। उसके बाद राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है, तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग, और भारत में चुनाव कैसे होता है, ये चीजें। इसके साथ साथ भारत का फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय व्यवस्था, ये राजनीति के अंतर्गत पढ़ना है, भारतीय राजनीति के। और भारतीय प्रशासनिक या इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आपको सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं, भारत में नौकरियों की शुरुआत कैसे हुई, अखिल भारतीय सेवाएं हम पढ़ते हैं ना, तो अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत कैसे हुई, और सचिवालय का कॉन्सेप्ट अपने को पढ़ना। एक मंत्रालय होता है, एक सचिवालय होता है, तो वो सचिवालय और भारत में जो प्रशासन की शुरुआत है, समझ रहे ना, एडमिनिस्ट्रेशन की जो शुरुआत होती है प्रशासनिक व्यवस्था की, उसको याद रखना है। जैसे 1853 में भारत में पहली बार व्यवस्था की गई चार्टर एक्ट के माध्यम से, ठीक है, कि प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से चयन किया जाएगा। 1856 में पहली बार प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया, है ना, याद आ रहा है। पहली बार सत्येंद्र नाथ टैगोर भारत के पहले आईसीएस है, समझ रहे हैं। उस आईसीएस को ला करके हमने आईएएस और आईपीएस कर दिया वर्तमान में, ठीक है, और आईएफएस, ये 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। अखिल भारतीय सेवाओं का गठन अनुच्छेद 312 के तहत होता है, तो वही आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवाएं, इनके बारे में पता होना चाहिए। संविधान में इतना, और एक अभी से 1 जनवरी से जो भी करंट अफेयर्स की घटनाएं हो रही हैं, ध्यान समझना बेटा, 1 जनवरी से लेकर के 30 मई तक जो भी घटनाएं हो रही हैं, ये फेज का करंट अफेयर्स आपको पता होना चाहिए। तो सामान्य अध्ययन खंड में अगर करंट अफेयर्स को आपने तैयार कर लिया, और जो मैंने ये बोला भारत की राज्य व्यवस्था को, तो आप मान चलिए 60% आपका समान अध्ययन का खंड तैयार हो जाएगा, और इसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट लगेगा तो यहां हम हैं, आप पूछ सकते हैं। तो ये समान अध्ययन खंड से हो गया। जैसे छत्तीसगढ़ का खंड है, जो आपको खुद फोकस करके तैयारी करना है, तो छत्तीसगढ़ में एक छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय है ना, जिला परिदृश्य, संभाग वगैरह जो हम देखते हैं, आप इसको ऐसे समझ लें, परिचय और आपका भूगोल छत्तीसगढ़ का। दूसरा, छत्तीसगढ़ का इतिहास। तीसरा, छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति। और चौथा, छत्तीसगढ़ में जनजातियां। ये 4 पोर्शन को आपको करके रखना है, छत्तीसगढ़ का समान अध्ययन पूरा हो जाएगा। देखो बेटा, कुछ नया और कुछ अलग नहीं करेगा, जो पहले जो था उसी को बाइफरगेट कर देगा 2 हिस्सों में। पहले यही था जो मैंने 2 यूनिट आपको बताया, इंडियन जीएस, एक करंट अफेयर्स और एक इंडियन पॉलिटी, ये पहले भी था। और उसके बाद छत्तीसगढ़ में 6 यूनिट हुआ करते थे, समझ गए, जीएस के सेक्शन में। तो ये 4, 2, 6 थे। अभी भी आप इन 4 और उन 2 पर फोकस करेंगे तो आपका जो फर्स्ट सेक्शन होगा इंडियन जीएस का, और जो सेकंड सेक्शन होगा छत्तीसगढ़ जीएस का, इजीली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बाकी हम यहां पर करवा देंगे, समझ गए मेरी बात को। तो ये तैयारी करने का आपका अप्रोच होना चाहिए, और एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है बेटा, है ना। मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगा आजीविका से, लाइवलीहुड्स। आजीविका के बाद पढ़ाऊंगा ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास इसलिए मैं बाद में पढ़ा रहा हूं, आपको लगभग मार्च के महीने में वो पढ़ाऊंगा, क्योंकि लगभग 4-5 मार्च के आसपास
छत्तीसगढ़ सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण आएगा और उसी आर्थिक सर्वेक्षण से ग्रामीण विकास के डेटा आपको अपडेट करने होंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? अभी पढ़ा दूंगा, फिर आपको चेंज हो जाएगा। मेरी बात समझे बेटा? एक होता है प्रशासकीय प्रतिवेदन हर विभाग का, तो हर विभाग का प्रशासकीय प्रतिवेदन लगभग जुलाई अगस्त के माह में आता है। आपका परीक्षा कब है? जून में है, 15 जून को। इसका मतलब जो अगला प्रशासकीय प्रतिवेदन आएगा उसके पहले आपका एग्जाम हो गया होगा, और जो पिछला प्रशासकीय प्रतिवेदन है उसके बीच में मार्च में आर्थिक सर्वेक्षण से अपडेटेड आंकड़े आ गए होंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? इसलिए सबसे ऑथेंटिक सोर्स ग्रामीण विकास के लिए या जो भी आंकड़ों को अपडेट करना पड़ेगा, जैसे आजीविका में बहुत आंकड़े नहीं है, कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है, और इसको आजीविका में मोस्टली चीजें इंडिया के इकोनॉमिक सर्वे से अपडेट होंगी। तो इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे आ चुका है 30 जनवरी को, है ना, सॉरी 31 जनवरी को इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे आ चुका है। तो आजीविका हो जाएगा, मार्च में हम पहुंचेंगे तो ग्रामीण विकास के आंकड़े भी हमारे पास में अवेलेबल रहेंगे। समझ गए? कोई दूसरे सोर्स से आपको कुछ भी नहीं करना है। समझ गए? तो आजीविका, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और अभी हिंदी जो आपका चलेगा उसमें आपको किसी प्रकार से कुछ भी सोचना नहीं है, आप केवल क्लास करिए, सब अवेलेबल हो जाएगा। स्टडी मटेरियल भी अभी आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अपन फोर्टनाइटली मतलब हर 15 दिन में टेस्ट भी रखेंगे, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा अगर आप लोग बोलेंगे तो कि ताकि आपका जीएस भी तैयार होते रहे। तो जैसे आजीविका हम पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, तो आजीविका और हिंदी के साथ साथ हम जीएस के भी क्वेश्चन डालते जाएंगे ताकि कम से कम टेस्ट में ही आपकी तैयारी होते रहे, है ना। और लास्ट में फिर लगभग 10 टेस्ट का एक टेस्ट सीरीज रखेंगे, तो कंप्लीटली इसमें आपकी तैयारी हो जाएगी, आपको कहीं कुछ भी हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहां बैठे हैं बेटा, क्लास आए हैं, तो यहां ये कोशिश करना है कि क्लास में ही चीजें हमको याद हो जाए। और क्योंकि आप लोग सब रेडियो क्लास में, तो यहां से आगे कोई भी डिस्ट्रैक्शन माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन माइंड में नहीं होना चाहिए। जैसे कई लोग ऐसे होंगे जिनका प्री निकल रहा होगा, कई लोग होंगे जिनका प्री नहीं निकल रहा होगा। नहीं निकल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर फोकस है आप। अगर प्री निकल रहा है तो आप ये देखें कि क्या मेंस आपका तैयार है, क्या आप 2-3 महीने में मेंस को तैयार कर पाएंगे। अगर नहीं तो आप फोकस होकर के इसको तैयारी करें। समझ गए? अगर डिस्ट्रैक्शन नहीं रहेगा बेटा, अगर एकाकी होकर के आप फोकस होकर के तैयारी करोगे तो आराम से इसको आप सिंगल हैंडेडली एक बार में आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आफ्टर ऑल प्रिपरेशन के साथ एक लक फैक्टर भी काम करता है, लेकिन प्रिपरेशन पहले इंपॉर्टेंट है ना, बाकी चीजें तो बाद में। आप एग्जाम में बैठे और आपको क्वेश्चन क्या पूछा है आंसर ही समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर लक कहाँ है? वो तो आपका प्रिपरेशन नहीं है ना वैसा। समझ गए? तो इस तरीके से हम लोग तैयारी करेंगे, ठीक। क्लासेस मैं यही नोट्स बनवाऊंगा आपको बेटा, ठीक है। पीडीएफ कल्चर मैं बिलीव नहीं करता, क्योंकि देखो जब समझाऊंगा, समझाने के बाद आपको लिखाऊंगा और फिर घर में आकर जाकर के आप पढ़ाई करेंगे तो ऑलरेडी वो 3 बार रिवाइज हो चुका रहेगा, ठीक है। तो आपको बहुत आसान जाएगा, ठीक। हालांकि बुक तो आपको मिलेगा ही, तो पीडीएफ प्रोवाइड करने का कोई सेंस नहीं है। मैं आपको यहीं पर बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट्स बनवाऊंगा।